Hello students, welcome to my YouTube channel English Tips by Anupam Sharma. This is Anupam Sharma and our today's topic is Poem 4 of Class 10 First Flight, How to Tell Wild Animals. Name some animals that live in jungle. जंगल में रहने वाले एनिमल्स के नाम बताएं. Yes, that's right. All these animals, they live in jungle. Jungle is their natural home. So, ऐसे animals जो जंगल में रहते हैं, what do we call them? That's right. They are wild animals. How to tell wild animals? To tell means to identify. Identify मतलब पहचान करना. हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे वाइल्ड एनिमल्स को, जंगली एनिमल्स को, अगर कभी हमारा इनके साथ कन्फ्रंटेशन हो जाता है तो. लायन, टाइगर, बेयर, हाइना, क्रोकोडाइल, ये सभी के सभी हैं वाइल्ड एनिमल्स. बट कैन यू टेल मी what will those animals do if they confront you on the way or somewhere? Of course, they'll eat us. हमें वो खा जाएंगे. तो फिर हम उन्हें आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? So that's why this is a humorous poem. ये व्यंग्यात्मक पोएम है. देखते हैं कैसे. The poet of this poem is Carolyn Wells. From 1862 to 1942, she was a prolific American writer who was famous for her popular mysteries, children's books, and humorous verse. Her famous works are At the Sign of the Sphinx, The Jingle Book, The Story of Betty, etc. Wells was especially noted for her humor, and she was a frequent contributor to such little magazines as The Lark, The Chapbook, The Yellow Book, and The Philistine. This humorous poem suggests कुछ बड़े ही dangerous ways, खतरनाक तरीके पहचानने के लिए, to identify, to tell wild animals. The poet has explained the characteristics of various wild animals in a very funny way. बड़ा ही funny तरीका इजाद किया है poetess ने बताने के लिए कि various wild animals के characteristics कौन-कौन से हैं और उनको हम identify कैसे कर सकते हैं. उन्होंने लैंग्वेज यूज की है जो कि ह्यूमर जनरेट करती है, मजाक या व्यंग्य जनरेट करती है. एंड शी इज इंट्रोड्यूसिंग अस टू वेरियस काइंड्स ऑफ वाइल्ड एनिमल्स लाइक एशियन लायन, बंगाल टाइगर, बेयर, एटसेट्रा. और उनको एक्सप्लेन कर रही है बड़े ही मजाकिया तरीके से. सो स्टूडेंट्स, इस पोएम को पढ़ने में मजा आने वाला है. Let's begin with the poem and its explanation. If ever you should go by chance to jungles in the east, and if there should to you advance a large and tawny beast, if he roars at you as you are dying, you'll know it is the Asian lion. Difficult word over here is tawny, that is yellowish brown color. पीला भूरा रंग. The poet is telling the readers कि अलग-अलग wild animals को आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे. तो poet कहती है कि अगर आप by chance ईस्टर्न जंगल्स में चले गए हैं, ईस्ट के जंगल्स यानी एशियन जंगल्स में चले गए हैं, एंड देयर वहां पे आपके सामने आ जाता है a large and tawny beast, एक बड़ा सा और टॉनी कलर का, टोनी येलोइश ब्राउन कलर का अगर बीस्ट आ जाता है आपके सामने, जानवर आ जाता है, उसकी स्किन के कलर से ही आप उसको आइडेंटिफाई कर जाएंगे. लेकिन साथ ही अगर वो रोर करता है एंड यू फील दैट यू आर डाइंग, और आप उसके रोर से इतने टेरिफाइड हो जाते हैं, इतने फेयरफुल हो जाते हैं, डर जाते हैं कि आपको लगता है दैट यू आर डाइंग. सो यू नो, आप जान जाएंगे दैट दिस इज द It is the Asian lion.
यही एशियन लायन है। सो यहाँ पे बड़े ह्यूमरस वे में आपको पोएट ने आइडेंटिफाई करवाया है एशियन लायन को कि आप अगर किसी एनिमल की रोर से इतने डर जाते हैं, दहाड़ने से इतने डर जाते हैं कि आप मरने लगते हैं, तो वो एनिमल कौन सा है? द एनिमल इज एशियन लायन। और यहाँ पे डाइंग वर्ड का जी ओमिट कर दिया है, जी छोड़ दिया है, उसकी जगह लगाया है एक कॉमा। और जी इसलिए ओमिट किया है ताकि डायन और लायन आपस में राइम करें। टू मेक देम राइमिंग वर्ड्स, जी इज ओमिटेड। Or if sometime when roaming round, a novel wild beast greets you with black stripes on a yellow ground, just notice if he eats you. This simple rule may help you learn the Bengal tiger to discern. The difficult words are noble. Noble is high-born, aristocratic. Discern, recognize, पहचानना. In this stanza, the poet says कि अगर कभी आप घूम रहे हैं, रोमिंग राउंड, घूम रहे हैं और आपका कन्फ्रंटेशन हो जाता है एक नोवल वाइल्ड बीस्ट से, वो आपको ग्रीट करता है, वो आपको मिलता है और उसकी बॉडी पर क्या है? ब्लैक स्ट्राइप्स ऑन अ येलो ग्राउंड। येलो कलर की बॉडी है उसकी और उसके ऊपर स्ट्राइप्स हैं ब्लैक कलर के। और तब आप नोटिस करना कि इफ ही ईट्स यू, वो आपको खा जाएगा। इफ यूज किया है, अगर वो भूखा होगा तब वो आपको खाएगा, क्योंकि टाइगर जब भूखा नहीं होता तब वो नहीं खाता है। तो इफ यूज किया है, अगर वो आपको खा जाता है तब। यही सिंपल रूल है आइडेंटिफाई करने का कि ये बीस्ट कौन सा है, ये एनिमल कौन सा है? द बंगाल टाइगर। और यही आपको रिकॉग्नाइज करना है। यहाँ पे भी पोएट ने यूज किया है डार्क ह्यूमर, ये बताने के लिए कि जब आप खाए जा रहे हो, आपको बंगाल टाइगर ने खा लिया है, तब आपने नोटिस करना है कि क्या जो एनिमल आपको खा रहा है उसकी बॉडी, येलो बॉडी पर ब्लैक स्ट्राइप्स हैं, तो वो एनिमल को आपने पहचान लेना है, वो है द ब्लैक टाइगर। If strolling forth a beast you view, whose hide with sports is peppered, as soon as he has leapt on you, you'll know that it is leopard. It will do no good to roar with pain, he'll only leap and leap again. Difficult words over here are strolling, that is walking casually. Forth, forward, आगे आना. Hide, skin, animal की चमड़ी. Peppered, एनिमल के ऊपर स्पॉट्स, जैसे उसकी स्किन के ऊपर छोटे छोटे स्पॉट्स हैं। दिस इज पेपर्ड। लेफ्ट, लेफ्ट यूज किया है शॉर्ट फॉर्म में LEAPT, लेफ्ट का ए ओमिट कर दिया है ताकि यहाँ पे आपको पोएट एक इंप्रेशन दे सके, एक राइम डाल सके इसमें। लेफ्ट है लीप की पास्ट टेंस, दैट इज जंप। In this stanza, the poetess tells that if strolling forth, अगर आपको कभी कभी कैजुअली वॉक करते हुए कोई बीस्ट, कोई एनिमल नजर आए जिसकी हाइड पर, जिसकी स्किन पर, हाइड इज स्किन, जिसकी स्किन पर स्पॉट्स हैं, पेपर्ड मीन्स छोटे छोटे उसकी स्किन पर स्पॉट्स हैं, एज सून एज ही हैज लेफ्ट ऑन यू, तो वो आपको देखते ही आपके ऊपर लेफ्ट, छलांग लगाएगा, जंप करेगा। तो उसके जंप करते ही आप उसको आइडेंटिफाई कर जाएंगे कि वो है नन अदर देन अ लेपर्ड। अगर आप बार बार चिल्लाएंगे, रोर विद पेन, दर्द से चिल्लाएंगे, तो इससे कोई भी गुड नहीं होगा, इससे कोई बेनिफिट नहीं होगा आपको, क्योंकि वो आपके ऊपर बार बार जंप करता ही जाएगा, करता ही जाएगा। यहाँ पर भी पोएट ने आपको इस वाइल्ड एनिमल को आइडेंटिफाई करने का बड़ा ही ह्यूमरस तरीका बताया है और डेंजरस भी बताया है कि अगर कोई एनिमल आपके ऊपर जंप करता है बार बार, तो दैट एनिमल इज
leopard. If when you are walking round your yard, you meet a creature there who hugs you very, very hard, be sure it is a bear. If you have any doubts, I guess he'll give you just one more caress. Difficult words are yard, backyard या फिर lawn या घर का आंगन, बगीचा. Caress, a gentle touch. प्यार से touch करना. This is caress. In this stanza, poet has told कि अगर आप अपने यार्ड में, घर के यार्ड में वॉक कर रहे हैं और आपको एक ऐसा क्रिएचर मिलता है जो आपको हग कर लेता है, और हग कैसे करता है, गले कैसे लगाता है, टाइटली हग कर लेता है, वेरी वेरी हार्ड, बहुत टाइटली हग करता है, तो श्योर हो जाएं कि वो एनिमल है बेर. बेर ही है जो आपको देखते ही आपको टाइटली हग कर लेगा. पर अगर आपको स्टिल कोई डाउट्स हैं इसमें, तो और आप थोड़ी बहुत मूवमेंट करते हैं उसके हग में, तो वो आपको वन मोर कैरेस, फिर से बार बार प्यार से जेंटली टच करेगा, जेंटली हग करेगा. यहाँ पर भी पोएट ने यूज की है आयरनी. बेर इतनी टाइट हग करता है कि वो अपने पास आने वाले जानवर को या इंसान को अपने हग में जकड़ कर ही, अपनी बाजू में जकड़ कर ही मार देता है. यहाँ पे पिक्चर में भी शो किया गया है कि बेर इतनी टाइटली हग करता है कि आप मूव नहीं कर पाते हैं. सो यहाँ पे हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं वाइल्ड एनिमल बेर को, और बड़ी ह्यूमरस वे में बताया गया है कि वो आपको जेंटल कैरेस, जेंटल टच करेगा, हग करेगा, गले लगाएगा, बट यहाँ पे बताया गया है कि आप मारे जाओगे, आपको वो गले लगाकर जोर से टाइट करके ही मार देगा. सो आप आइडेंटिफाई कर लोगे, जब आपको वो जकड़ लेगा अपनी बाजू में, तब आप आइडेंटिफाई कर पाओगे कि ये एनिमल है बेर. So, to distinguish beasts of prey, a novice might nonplus. The crocodile you always may tell from the hyena thus. Hyenas come with merry smiles, but if they weep, they're crocodiles. Difficult words are distinguish, that is differentiate, अलग-अलग करना. Beast of prey, any animal that hunts other animal for food. एक एनिमल जो दूसरे एनिमल को फूड के लिए हंट करता है, शिकार करता है. Novice, someone new to a job, नया नया. Nonplus, that is confused. इस स्टेंजा में पोएट ने कहा है कि अगर आप डिफरेंशिएट करना चाहते हैं, डिफरेंशिएट करना चाहते हैं बीस्ट्स ऑफ प्रे को, शिकार करने वाले बीस्ट एनिमल्स को, तो उसके लिए एक नोविस, एक नया आदमी तो नॉन प्लस कंफ्यूज हो सकता है. द क्रोकोडाइल यू में ऑलवेज, एक क्रोकोडाइल को एक हाइना से डिफरेंशिएट करने का बड़ा ही सिंपल रूल है हमारे पास. हाइना हमेशा आती है मैरी स्माइल्स के साथ. अगर कोई बीस्ट ऑफ प्रे आपके सामने है और उसके फेस पर स्माइल है, तो वो है हाइना. उसको आप जल्दी से आइडेंटिफाई कर लें उसकी स्माइल देखकर कि वो हाइना है. लेकिन अगर कोई दूसरा बीस्ट है आपके सामने जो वीप कर रहा है, जिसकी आईज में टेयर्स हैं, तो रोने वाला एनिमल क्या होगा? क्रोकोडाइल होगा. सो अगेन यहाँ पे भी पोएट ने की है ह्यूमरस लैंग्वेज यूज और हाईलाइट किया है इस बात को कि एनिमल्स, उनकी पर्सोनिफिकेशन की है कि अगर कोई एनिमल स्माइल करता है दैट इज हाइना, एंड कोई एनिमल अगर दुखी है, वीप कर रहा है, दैट इज क्रोकोडाइल. तो जब आपकी कन्फ्रंटेशन इन एनिमल से हो जाएगी, ये आपको खाने वाले होंगे, तो आप उनको जल्दी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं. The true chameleon is small, a lizard sort of thing. He hasn't any ears at all, and not a single wing. If there is nothing on the tree, it's the chameleon you see.
poet is telling about another wild animal, that is chameleon. chameleon की आइडेंटिफिकेशन करने के लिए यही दो मेथड्स हैं कि एक तो ये स्मॉल है और दूसरा ये लिजर्ड की तरह दिखती है, पर लिजर्ड है नहीं क्योंकि इसके पास ना तो एयर्स हैं और ना ही कोई विंग्स हैं। ये है chameleon। और अगर आपको ट्री पर कुछ भी दिखाई नहीं देता तो ये है chameleon। आप ध्यान से देखना, ये chameleon ही होगी। तो अगेन यहाँ पे ह्यूमरस लैंग्वेज यूज की गई है कि अगर आप कुछ नहीं देखते हैं, नथिंग ऑन द ट्री, ट्री पर कुछ भी नहीं देख पा रहे हैं और ट्री पर आप ये मान लें कि इस पर chameleon है, क्योंकि एक्चुअली chameleon अपना कलर चेंज कर लेती है। जिस भी सरफेस पर ये बैठती है उसी के अकॉर्डिंगली अपना ये कलर चेंज कर लेती है। तो अगर किसी ट्री पर आपको कुछ भी दिखाई नहीं देता तो ये chameleon है। तो यहाँ पर पोएट ने हमें आइडेंटिफाई करवाया है chameleon को। सो दिस इज द लास्ट स्टेंजा ऑफ आवर पोएम। सो हमने बहुत सारे एनिमल्स को आइडेंटिफाई करने सीख लिया और कुछ एनिमल्स को तो बहुत ही डेंजरस वे में हमने आइडेंटिफाई करने सीखा है। Now let's study the literary devices used in this poem, how to tell wild animals. First one is rhyme scheme. Dear students, rhyme scheme जानने के लिए हम देखते हैं rhyming words कौन कौन से हैं। फर्स्ट स्टेंजा में chance, advance ये राइम कर रहे हैं। इन दोनों को हम नेम दे देते हैं राइम ए। ईस्ट, बीस्ट, दे आर ऑल्सो राइमिंग, सो दे आर राइम बी। डैन, लायन, दे आर ऑल्सो राइमिंग, सो दे आर सी, राइम सी। सो इन फर्स्ट स्टेंजा वी हैव राइम स्कीम ए बी सी सी। So the rhyme scheme over here is A, B, and C. So let's find out the rhyme scheme in the second stanza. Again, round, ground. Both are rhyming together, so both are A. You, rhyming together, they are B. Learn, discern, rhyming together, so they are C. Again the rhyming scheme is A, B, C, C. The same rhyming scheme A, B, C, C. In third stanza, view and you, rhyming together, so both are A. Peppered, leopard, rhyming together, both are B. Pain, again, rhyming together, both are C. Again the rhyming scheme is A, B, C, C. The same rhyming scheme is followed. Similarly, in the next stanza, yard, hard. Name this rhyme as A, there, bear. Name it as B, guess, caress. Name it as C. So again A, B and C. Now you can do it at your own. आप खुद भी देख सकते हैं अब राइम स्कीम को। आपको राइम स्कीम देखनी आ गई है, इसलिए हम इसको अगेन एंड अगेन प्रैक्टिस कर रहे हैं। सो प्रे एंड मे बोथ आर ए। नोन प्लस एंड दस बोथ आर बी। स्माइल्स एंड क्रोकोडाइल्स बोथ आर राइमिंग टुगेदर एज सी। So again the rhyme scheme is same, A, B and C. Similarly in the last stanza, small, all, and thing, wing, and then tree, C. So again the rhyme scheme is A, B, C. So dear students, I hope now it is clear. अब तो आपको rhyme scheme खुद भी develop करने आ जानी चाहिए। Next literary device is alliteration. Alliteration is the occurrence of the same letter or sound at the beginning of adjacent or closely connected words. It means ऐसे words जिनमें same letter का
या फिर सेम साउंड का यूज किया गया है वर्ड के बिगिनिंग में। लुक एट द हाइलाइटेड वर्ड्स। यहाँ पे यू, एज यू आर, यहाँ पे इन दोनों में लेटर वाई इज रिपीटेड। वर्ड के बिगिनिंग में, यू के बिगिनिंग में लेटर वाई इज बीइंग रिपीटेड, इसीलिए बाय की रेपिटेशन है, सो इट इज अलिटरेशन। अगेन रोमिंग राउंड, हाइलाइटेड वर्ड्स हैं यहाँ पे, इनमें भी आर एंड आर रिपीट हो रहा है। रेपिटेशन ऑफ आर साउंड मीन्स अलिटरेशन। हुज, हाइड, हुज में भी एच साउंड, एच साउंड की रेपिटेशन। एच वर्ड नहीं है यहाँ पे, एच लेटर नहीं है, एच साउंड है। एच साउंड की रेपिटेशन के लिए इट इज अलिटरेशन। ही हैज, यहाँ पे तो एच लेटर है, एच लेटर की रेपिटेशन, सो इट इज अलिटरेशन। लेफ्ट एंड लेफ्ट अगेन, सो एल एंड अगेन एल, repetition of letter L, it is alliteration. When walking, repetition of W, letter W. Your yard, repetition of Y. Then who hugs, repetition of H sound. It is not H later now it is H sound. Now very very hard, repetition of V letter. Be sure, repetition of B letter, B की repetition है, so it is alliteration. A novice might non plus, novice and non plus दोनों ही begin हो रहे हैं letter N से, तो N की beginning है, so because of letter N ये है alliteration. Next literary device is enjambment, and students listen carefully to the pronunciation. B letter is silent, इसको हम pronounce करेंगे enjambment. Enjambment है continuation of a sentence to the next line. Now look at the highlighted sentences, and if they should you advance a large and tawny beast. Now after advance आप देखेंगे कि कोई भी पंक्चुएशन मार्क यूज नहीं किया गया है और लाइन को कंटिन्यू किया गया है अगली लाइन तक, इसीलिए इसी कंटिन्यूएशन के कारण ये है enjambment. Similarly, if when you are walking round your yard you meet a creature there, यार्ड के बाद कोई भी पंक्चुएशन मार्क नहीं यूज किया गया है, कोई कोमा, फुल स्टॉप, कोई मार्क नहीं है, सो इट इज अ कंटिन्यूएशन, अगली लाइन में कंटिन्यूएशन है, इट इज enjambment. Similarly, if you have any doubts, I guess he'll give you just one more caress. यहाँ पे भी कोई भी पंक्चुएशन मार्क यूज नहीं किया गया है and the line is continued to the other line, so it is again an enjambment. Though to distinguish beasts of prey, a novice may non plus. यहाँ पर भी कोई भी मार्क ऑफ पंक्चुएशन नहीं यूज किया गया है एंड इट इज कंटिन्यूड, लाइन को कंटिन्यू किया गया है, इट इज enjambment. The crocodile you always may tell from the hyena thus. यहाँ पर एक सेंटेंस में सेंस कंप्लीट नहीं होती है और उसको कंटिन्यू किया जाता है, सो इट इज enjambment. Dear students, when we use vowel sounds repeatedly, it is assonance. Look at the highlighted words. Now, you know vowels are I, A, I, O and U. You should go. You should go में कौन सा vowel sound repeat हो रहा है? Yes, O. O repeat हो रहा है, it is assonance. Should do to you, again O sound repeat हो रहा है, it is assonance. Roaming round में भी O sound is repeated, it is assonance. अब आप खुद भी कर सकते हैं. Strolling forth, again O sound is repeated, it is assonance. Whose sports, and again what is repeated, which sound? Yes, you are right, O sound. Whose and sports. And do not
Do no good to roar. यहाँ पर भी क्या रिपीट हो रहा है? Oh, yes. Now you can do it yourselves. अब आपने सीख लिया है एसोनेंस को फाइंड आउट करना. But meet a creature there. यहाँ पर कौन सी साउंड यूज हो रही है? जो रिपीटेडली यूज हो रही है और वोवल्स भी है. Yes, students, you're right. Meet. Double E. E sound. E. 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 इतना सारा repeated E का यूज है. So this literally device is known as assonance. When we use consonant sounds repeatedly, जब हमने vowel sounds repeatedly use की थी, it was assonance. But the literary device जहाँ पे हम consonant sounds को we are using repeatedly, that is consonance. Now look at the highlighted words. He'll only lap and lap again. यहाँ पे कौन सी consonant sound repeat हो रही है? Yes, this is L sound. L ऐसा consonant है जिसकी sound repeat हो रही है. So this is consonance. And in single wing, the repeated consonant is G. G sound repeat हो रही है. It is consonance. Next literary device is allusion. Allusion is reference to a famous thing, place, species of animal, etc. So let's find out इस poem में हमने कौन सा allusion use किया है. We have used two famous animals in this poem. So यहाँ पे literary device use हुआ है allusion. Allusion है यहाँ पे the Asian lion and the Bengal tiger, क्योंकि ये दोनों ही famous हैं. Our next literary device is inversion. Inversion होता है when we change the format of a sentence. Sentence का format कैसे change कर सकते हैं? Let's see in this poem. Look at this highlighted sentence. And if they should to you advance. क्या ये word का formation correct है? Correct formation would have been if you should advance there. तो क्योंकि ये रिवर्स कर दिया गया है फॉर्मेट और यहाँ पे लिखा है if there should to you advance, तो this is inversion. Again, the Bengal tiger to discern. यहाँ पे होना चाहिए था to discern the Bengal tiger. So the format is reversed. It is inversion. This poetic device is very interesting. Poetic license. Poetic license क्या है? A liberty to the poet to change the spellings in order to create rhyme or rhythm in a poem. Poet को license मिल जाता है कि वो spellings भी change कर सकता है अगर उसे कहीं पे rhyme and rhythm create करने हो. Look at the highlighted sentence. As soon as he has leapt on you. यहाँ पे leapt की spelling होनी चाहिए थी L-E-A-P-T, but poet ने use की है L-E-P-T and A is missing. Similarly, he'll only leap and leap again. Leap की spelling is wrong. Spelling होनी चाहिए थी L-E-A-P. So हम यहाँ पे ये नहीं कहेंगे कि poet ने wrong spellings use की हैं. लेकिन to create rhyme, to create rhythm, poet spellings change कर सकता है. उसके पास है poetic license. Similarly, इस sentence में देखिए, it will do no good to roar with pain. And here also, it is the chameleon you see. इन दोनों sentences में the word is it, but poet is writing just T. Here also, the word is it, but the poet is writing just T. तो क्योंकि वो it use नहीं कर रहा है, it is not wrong. Poet has the license to do so. Poetic license to create the rhythm. Poet has used just T. Personification is the attribution of a personal nature or human characteristics to something non-human. It may be an. Here in this poem, in stanza. Thanks for watching. If you liked the video,
Don't forget to like, share and subscribe.